बहुत से करतब छुपे हैं, लेकिन मैं कोई जादूगर नहीं जिसकी बातों से सच्चाई का भ्रम होने लगता है। मैं सच्चाई पेश करूंगा, लेकिन भ्रम के सुखद देश। तो लीजिए, मैं समय चक्र को पीछे ले रहा हूं। सन 30 और 40 का वो अजीबोगरीब दौर, जब अमेरिका का विशाल मध्य वर्ग अंधों के स्कूल में मैट्रिकुलेशन की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वो लोग आंखों से देखने में असमर्थ थे, या तो फिर अपनी आंखों से कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए देश की टूटी हुई अर्थव्यवस्था उनके लिए ब्रेल की जलती हुई वर्णमाला बन गई थी, जिसे वो जबरदस्ती अपनी उंगलियों में दबाए बैठे थे। स्पेन में क्रांति हो रही थी और यहां चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। स्पेन में गुर्निका की घटना हुई थी, लेकिन यहां शिकागो, क्लीवलैंड और सेंट लुइस जैसे शांत नगरों में मजदूरों के उपद्रव हो रहे थे। ये उपद्रव कभी कभी काफी हिंसात्मक हो जाते थे। यही इस नाटक की सामाजिक पृष्ठभूमि है। ये स्मृति नाटक है, इसलिए यहां पर मध्यम रोशनी है। यहां यथार्थ नहीं, भावुकता है, इसीलिए विंग्स में बेला के स्वर गूंज रहे हैं। मैं इस नाटक का नरेटर हूं और एक पात्र भी। मेरे अलावा मेरी मां अमेंडा, मेरी बहन लॉरा और एक मेहमान भी है जो बिल्कुल आखिर में आता है। वो इस नाटक का सबसे यथार्थवादी पात्र है, क्योंकि वो यथार्थ की दुनिया का प्रतिनिधि है, जिसे किसी कारणवश उनसे अलग कर दिया गया है। लेकिन चूंकि प्रतीकों के लिए मेरे दिल में वैसी ही कमजोरी है जैसे कि एक कवि के दिल में होती है, मैं इस मेहमान को भी उसी प्रतीक के रूप में पेश कर रहा हूं। वो एक ऐसी चीज का प्रतीक है जो हमें अपनी जिंदगी में बहुत देर से मिलती है, लेकिन जो हमेशा एक ऐसी प्रतिष्ठित वस्तु होता है जिसे पाने के लिए हम जिंदा रहते हैं। इस नाटक में एक पांचवा पात्र भी है जो कभी स्टेज पर नहीं आता। ये है हमारा पिता, जो मुद्दत पहले इस दुनिया से अलविदा कहा गया था। वो टेलीफोन कंपनी में काम करता था। लंबी दूरियों से खासी मोहब्बत हो गई थी। एक दिन टेलीफोन कंपनी की नौकरी छोड़कर अचानक शहर से गायब हो गए। मैक्सिको के प्रशांत सागर के किनारे मजाटलैंड शहर से पोस्टकार्ड की शक्ल में एक संदेश आया। उस पर सिर्फ 2 ही शब्द लिखे थे, हेलो, गुड बाय। अता पता कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है कि बाकी का नाटक देखने के बाद आप लोगों को आगे की बातें भी साफ हो जाएंगी। टॉम, हाँ मॉम। बेटा, जब तक तुम मेज पर नहीं आते हम प्रार्थना शुरू नहीं कर सकते। अभी आया मॉम। बेटे, अपनी उंगलियों के बजाय रोटी के टुकड़ों का इस्तेमाल करो और उसे खूब चबाओ। जानवरों के पेट में ऐसी थैलियां होती हैं कि वो बिना चबाए भी खाना हजम कर लेते हैं, लेकिन हम इंसानों को हर कोर निगलने से पहले उसे अच्छे से चबाना चाहिए। खाना चबा चबा कर खाओ ताकि लार की ग्रंथियों को अपना काम करने का मौका मिल सके। प्लीज माँ, तुम हमेशा ताकीद करती हो मुझे खाना किस तरह से खाना चाहिए, इसलिए मुझे खाने में ना रत्ती भर भी स्वाद नहीं आता। तुम हरा मिजाज बिल्कुल मेट्रोपॉल की एक्टिंग कर रहा है। तुम खाने की मेज से उठकर इस तरह से नहीं जा सकते। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगे हो। मैं कस्टर्ड लाती हूँ माँ। नहीं, तुम यहीं बैठी रहो बीबी रानी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा तरोताजा और खूबसूरत दिखाई दो, कहीं कोई मिलने वाला ना आ जाए। मुझे किसी मिलने वाले का इंतजार नहीं है माँ। कई बार मिलने वाले ऐसे वक्त पर भी आ जाते हैं जब तुम्हें उनका इंतजार नहीं होता। मुझे आज भी याद है, ब्लू माउंटेन में इतवार की एक दोपहर।
मैं जानता हूँ आगे क्या होगा। मुझे भी मालूम है, लेकिन माँ जो कहना चाहती है वो उन्हें कहने दो। वही घिसी पिटी बात है। माँ को वो बात दोहराना अच्छा लगता है। जानते हो, ब्लू माउंटेन की इतवार की एक दोपहर को पूरे 17 नौजवान तुम्हारी माँ से मिलने आए थे। कभी कभी घर में कुर्सियां भी कम पड़ जाती थी, फिर नेगरों ने नौकर को गिरजा के दफ्तर में भेजकर फोल्डिंग चेयर्स मंगवानी पड़ती थी। माँ, तुम अपने मेहमानों की खातिरदारी किस तरह किया करती थी? मुझे बातचीत की कला आती थी। हाँ, बातचीत में तुम होशियार रही होगी, ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि उस जमाने की लड़कियों को बातचीत का शौर आता था। क्या कहा? मतलब ये कि उस जमाने की लड़कियां मेहमानों की खातिर करना अच्छे से जानती थी। लड़कियों के लिए खूबसूरत चेहरा या सुडौल शरीर ही सब कुछ नहीं माना जाता। हालांकि इस मामले में तुम्हारी माँ किसी से कम नहीं थी। लड़कियों के लिए जरूरी था कि वो हाजिर जवाब हो और हर मौके के लिहाज से बातचीत कर सके। वैसे माँ, तुम कौन से विषय के बारे में बात करती थी? संसार में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। मामूली, घटिया या फुहड़ किस्म की बात तो हमारी जबान से निकलती ही नहीं थी। मेरे मेहमान प्रतिष्ठित नौजवान हुआ करते थे, सब के सब। उनमें से कुछ मिसिसिपी डेल्टा बागानों के मालिक और मालिकों के बेटे भी शामिल थे। माँ, मुझे मेज साफ करनी है। तुम सामने जाकर टाइपराइटर और शॉर्टहैंड का अभ्यास करो। तुम्हें हमेशा तरोताजा और खूबसूरत दिखाई देना चाहिए। शायद अभी से हमारे मेहमानों का तांता शुरू होगा। तुम्हारे ख्याल से आज कितने मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो आज कोई नहीं आएगा माँ। क्या कहा? कोई नहीं आएगा? एक मेहमान भी नहीं आएगा? तुम जरूर मजाक कर रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर आज शहर में बाढ़ आई होगी या फिर तूफान आया होगा। माँ, ना बाढ़ आई है ना तूफान आया है। ब्लू माउंटेन में तुम्हें चाहने वाले बहुत थे, लेकिन मुझे चाहने वाला कोई नहीं है माँ। भाई, माँ को लगता है मैं कवारी रह जाऊंगी। डीआर की मीटिंग कैसी रही माँ? तुम डीआर की मीटिंग में नहीं गई? नहीं, नहीं, मुझ में न इतनी हिम्मत थी, ना ही ताकत थी। मैं चाहती थी कि धरती में गड्ढा खोद कर हमेशा के लिए उसमें छिप जाऊं। तुमने ये क्यों किया माँ? तुम क्यों? 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 लॉरा, तुम कितने बरस की हो? तुम्हें मेरी उम्र अच्छी तरह मालूम है माँ। मेरा ख्याल था कि तुम बालिग हो गई, लेकिन शायद मेरा ख्याल गलत था। मेरी तरफ इस तरह मत घूरो माँ, प्लीज। हम क्या करेंगे? हमारा क्या बनेगा? भविष्य में हमारा क्या होगा? क्या कोई बात हुई है माँ? क्या हुआ है? कुछ नहीं, इस वक्त मैं कुछ बदहवास हूं। अपनी कसम। बताओ तो सही माँ, आखिर हुआ क्या? तुम जानती हो, डीआर के दफ्तर में आज मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन रास्ते में मैं रूबी केम के बिजनेस कॉलेज में रुक गई। तुम्हारी टीचरों को तुम्हारे जुकाम के बारे में बताने के लिए और तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने के लिए। ओह ओह ओह, टाइप टीचर के पास जाकर मैंने अपना परिचय दिया, लेकिन वहां तुम्हें कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा मिस विंगफील्ड नाम की कोई लड़की वहां नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि तुम जनवरी के शुरू से वहां आ रही हो, लेकिन तुम्हारी टीचर ने कहा कहीं आप उस शर्मीली छोटी लड़की की बात तो नहीं कर रही जो दाखिले के कुछ दिनों बाद ही यहाँ से चली गई थी। मैंने उन्हें कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी लॉरा तो पिछले 6 हफ्तों से लगातार स्कूल आ रही है। तुम्हारी टीचर ने कहा माफ कीजिए, और उसने रजिस्टर निकाला। रजिस्टर पर तुम्हारा नाम लिखा था, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे गैर हाजिरों के निशान भी थे। उन लोगों ने यह सोचकर तुम्हारा नाम काट दिया कि शायद तुम पढ़ाई जारी ही नहीं रखना चाहती। मैंने उनसे दोबारा कहा नहीं नहीं,
जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी, जरूर हाजिरी में कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन तुम्हारी टीचर ने कहा नहीं। मुझे अभी याद आया, उस लड़की के तो हाथ कांपते थे, उस लड़की के हाथ तो टाइपराइटर पर सीधे पड़ते ही नहीं थे। पहली बार जब उसे स्पीच टेस्ट के लिए बुलाया गया, उसके तो होश ही गुम हो गए, उसे उल्टियां आना शुरू हो गई, उसे उठाकर गुस्लखाने तक पहुंचाना पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक वो कभी कॉलेज नहीं आई। ओह, ये बात सुनकर मुझे बड़ी कमजोरी महसूस हुई। मुझसे खड़ा तक ना हुआ गया। उन लोगों ने मुझे लाकर पानी पिलाया, इस बीच में वहीं बैठ गई। $50 की ट्यूशन, हमारे सब मंसूबे, तुम्हें जिंदगी में कुछ बनाने की महत्वाकांक्षाएं, सब धूल में मिल गई, धूल में मिल गई। लॉरा, बिजनेस कॉलेज का बहाना करके तुम कहां जाया करती थी? माँ, मैं सिर्फ घूमने जाया करती थी। ये सच नहीं है। सच है माँ, मैं सिर्फ घूमने जाती थी। घूमने? घूमने? सर्दी में उस हल्के से कोट में जानबूझकर निमोनिया को भुलाने के लिए? किधर घूमने जाती थी लॉरा तुम? बहुत सी जगहों पर, ज्यादातर पार्कों में। जुकाम होने के बावजूद भी? दोनों मुसीबतों में से मुझे ये मुसीबत कम खतरनाक मालूम देती थी माँ। मैं सीधे से चल नहीं सकती थी, इसलिए गिर पड़ी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक तुम पार्कों के चक्कर काटती थी ताकि मैं ये समझूं कि तुम रूबी केम के बिजनेस कॉलेज में गई हो? दरअसल बात इतनी बुरी नहीं है माँ जितनी सुनने में लगती है। मैं आर्ट म्यूजियम में जाया करती थी, चिड़ियाघर में परिंदों को देखती थी, पेंगुइन्स के बाड़े की तरफ तो मैं रोज ही जाया करती थी। कभी कभी खाने के बजाय मैं सिनेमा देखने चली जाती। पिछले कुछ दिनों की दोपहर तो मैं ज्वेल बॉक्स में गुजार रही हूँ, कांच की उस बड़ी सी इमारत में जहाँ गर्म देशों के फूल उगाए जाते हैं। तो ये सब तुमने मुझे धोखा देने के लिए किया, सिर्फ धोखा। क्यों? 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 माँ, जब भी तुम निराश होती हो तुम्हारे चेहरे पर बेहद दर्द उभर आता है, म्यूजियम में लटकी मेरी की तस्वीर की तरह। हश! मैं उस दर्दनाक चेहरे का सामना नहीं कर सकती माँ। तो अब हम जिंदगी भर क्या करेंगे? क्या घर बैठकर फौजियों की परेड देखते रहे? क्या कांच के खिलौनों से अपना दिल बहलाते रहे डार्लिंग? या कयामत तक उन घिसे पीटे रिकॉर्डों को बचाकर सुनते रहे जिन्हें तुम्हारे पिता बतौर एक दुखद यादगार छोड़ गए हैं? क्योंकि हमने बिजनेस करियर तो छोड़ ही दिया है, उससे हमारा हाजमा जो बिगड़ जाता है। तो अब जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहने के अलावा और क्या चारा बचा है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो कुंवारी औरतें नौकरी नहीं करना चाहती उनकी बाद में क्या हालत होती है। दक्षिण में मैंने ऐसी बहुत सी बदनसीब औरतों को देखा है जिनकी हालत पर तरस आता है। ऐसी बदनसीब औरतों को जिंदगी भर अपने बहनोई या भाभी की दया पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें भार समझा जाता है। चूहेदानी सा कोई कमरा उन्हें रहने के लिए दे दिया जाता है। एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है तो वो उन्हें दूसरे रिश्तेदार के यहाँ खदेड़ देता है। बिना घोंसले के फुदकती हुई चिड़िया जिंदगी भर पराए टुकड़ों पर पलती है। क्या हमने भी अपने लिए ऐसे ही भविष्य का खाका खींचा था? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि नौकरी ना करने पर यही रास्ता बचा रहता है, और ये कोई सुखद रास्ता नहीं है। इसमें शक नहीं कि कुछ लड़कियां शादी भी करती हैं। क्या तुम्हें कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया? हाँ माँ, मुझे एक बार एक लड़का पसंद आया था। उसकी तस्वीर कुछ दिन पहले ही मुझे मिली थी। उसने तुम्हें अपनी तस्वीर दी थी? नहीं माँ, ईयर बुक में छपी थी। ओह, हाई स्कूल का विद्यार्थी। उसका नाम जिम था। ये देखो, पेन जोन्स के डाकुओं में उसकी तस्वीर। सीनियर क्लास के इस ओपेरा में उसने हिस्सा लिया था। क्लास में सोम, बुध और शुक्रवार को हम आमने सामने बैठा करते थे। ये कब उसे डिबेटिंग के लिए मिला था माँ? उसकी मुस्कुराहट देखी। वो जरूर एक जिंदा दिल लड़का रहा होगा। वो मुझे ब्लू रोजेस, नीले गुलाब कहकर पुकारता था।
ब्लू रोजेस? वो तुम्हें इस नाम से क्यों पुकारता था? प्लूसी की बीमारी के बाद जब मैं स्कूल लौट कर गई तो उसने मुझसे पूछा तुम्हें क्या हुआ था? मैंने कहा प्लूसी। उसने समझा ब्लू रोजेस। उस दिन से वो मुझे इसी नाम से पुकारने लगा। मुझे देखते ही वो चिल्लाने लगता, हेलो ब्लू रोजेस। जिस लड़की से उसकी दोस्ती थी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, एमिली मेजनबाग। एमिली स्कूल में सबसे शानदार कपड़े पहन कर आया करती थी, लेकिन वो मुझे कभी वफादार ही मालूम नहीं हुई। पत्रिका के व्यक्तिगत विभाग में तो लिखा था कि उन दोनों की सगाई हो चुकी है, यानी 6 बरस पहले। अब तक तो उनकी शादी भी हो चुकी होगी माँ। जो लड़कियां बिजनेस का करियर नहीं अपना सकती वो किसी अच्छे से लड़के से शादी करके अपना घर बसा लेती हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा बीबी रानी। लेकिन माँ, कहो, मैं अपाहिज जो हूँ? क्या बकवास है लौरा? कौन कहता है कि तुम अपाहिज हो? तुम्हारे शरीर में बस एक मामूली सा नुक्स है जो दिखाई तक नहीं देता। जब किसी में इस तरह का कोई नुक्स होता है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए अपने अंदर दूसरी खूबियां बढ़ाता है। आकर्षण, जिंदा दिली और आकर्षण। तुम्हें बस अपने अंदर आकर्षण जरूर पैदा करना होगा। तुम्हारे पिता में एक चीज भरपूर मात्रा में थी और वो था आकर्षण। जब लौरा असफल रही तो मां के मन में एक ख्याल समा गया कि जैसे भी हो लौरा से मिलने के लिए किसी नौजवान को हमारे यहां आना ही चाहिए। यह ख्याल एक फितूर बन गया। हमारे छोटे से फ्लैट में उस अदृश्य नौजवान की सूरत व्यापक अचेतन के नमूने की तरह मंडराने लगी। मुश्किल से कोई शाम ऐसी गुजरती थी जब इस चेहरे, इस छाया, इस तस्वीर का जिक्र ना होता। जिक्र के बगैर भी मेरी मां के चिंतित चेहरे और मेरी बहन के भीरू व्यवहार में उस नौजवान की झलक दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी बहन किसी से क्षमा याचना कर रही है। ऐसा लगता था जैसे विंगफील्ड परिवार को कोई सजा सुनाई गई है। मेरी मां को अपनी बातों पर अमल करना भी आता था। वो बाकायदा एक सुनिश्चित योजना बनाकर चलने लगी। वो जानती थी कि घोंसले को आरामदेह बनाने के लिए और परिंदे को पंखों से सजाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मां ने गृहिणियों के मित्र के लिए ग्राहक फंसाने की खातिर टेलीफोन पर जोरदार आंदोलन शुरू कर दी। ये अधेड़ उम्र की औरतों की पत्रिका है जिसमें लेखिकाओं द्वारा प्याले की तरह गोल वक्ष, कमानीदार कमर, सुडोल झांगे, पतझड़ में जलाए जाने वाली लकड़ियों के धुएं सी आंखें और एक्ट्रोस्कन मूर्तियों जैसे पुष्ट शरीरों का वर्णन रहता है। हेलो, ईटा स्कॉट? मैं अमीडा विंगफील्ड बोल रही हूँ। पिछले सोमवार को तुम जीआर की मीटिंग में नहीं आई। ओह हनी, तुम्हारे बगैर रौनक नहीं थी। मैंने सोचा जरूर तुम्हें जुकाम हुआ होगा। जुकाम का अब क्या हाल है? बड़े अफसोस की बात है, खुदा रहम करे। हाँ, मैंने अभी अभी देखा कि तुम्हारा चंदा खत्म होने वाला है। अगले अंक से ही हनी, जरा सोचो तो सही, वैसी माय हॉपर की नई सीरीज कितनी दिलचस्प है। ओ हनी, इसे पढ़े बगैर तुम्हारा भारी नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद है ना जब गॉन विद द विंड छपी थी तो कितना तहलका मचा था। उस उपन्यास को पढ़े बगैर तो कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सकता था। हाँ, आलोचकों ने तो अभी से उस उपन्यास की तुलना गॉन विद द विंड से कर दी है। क्या कहा? जल रहा है? ओ हनी, तुम जलने मत दो, तुम जाकर ओवन में देखो, मैं तुम्हारे फोन पर यही इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, या खुदा, लग दिया से फोन रख दिया। मॉम! मॉम! आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने जो कहा वो तब वही होगा। तुम मेरी बात पे क्यों नहीं मानती? मैंने कह दिया ना, यही होगा। ईसा की कसम, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? जो फिर कभी ऐसे क्या करने की उम्मीद रखती हो? आवाज धीमी करके बोलो। मेरे पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे अपना कह सकूं। हर चीज तुमने। चिल्लाओ मत। कल तुमने मेरी किताबें जब्त कर ली। हाँ,
मैं वो भयानक उपन्यास लाइब्रेरी में लौटाई, वो बेहुदा किताब जिसे उस पागल मिस्टर लॉरेंस ने लिखा है। मैं ऐसे बीमार दिमाग वाले लेखकों की रचनाएं कतई पसंद नहीं करती, ना ही उन लोगों को पसंद करती हूँ जो ऐसी रचनाओं को पढ़ते हैं। खैर, मैं ऐसी गंदी किताबें अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। घर घर खबरदार, जो कुछ भी कहने की जरूरत थी कह देती हूँ मैं। माँ, तुम्हें इधर ही रहना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं जा रहा हूँ बाहर। इधर आओ, फौरन इधर आओ। मैं जा रहा हूँ बाहर। इधर आओ टॉम विंगफील्ड, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। रहने दो तुम। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हें क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूं? क्या मेरी बर्दाश्त की कोई हद नहीं है? जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो मैं करता हूं या जो करना चाहता हूं, उन दोनों का फर्क तुम्हें बेमानी लगता है ना? कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मेरे ख्याल में तुम ऐसे ही काम करते रहे हो जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो, इसीलिए तुम इस तरह से पेश आते हो। मैं नहीं मानती कि तुम रोज रात को सिनेमा देखने जाते हो। कोई भी आदमी रोज रात को सिनेमा देखने नहीं जाता। ना ही सिनेमा घरों के दरवाजे तड़के 2-2 बजे तक खुले रहते हैं और लोग लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचते हैं। और तुम मिस्टर टॉम विंगफील्ड पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए आते हो, फिर 3 घंटे सोने के बाद फिर से काम पर चल देते हो। ओह, मैं समझ सकती हूँ कि काम के वक्त तुम्हारी क्या हालत होती होगी। ऊँघते आंखते रहते होगे क्योंकि तुम्हारी हालत खस्ता हो गई है। मेरी हालत खस्ता नहीं है। आखिर तुम्हें क्या हक बनता है अपनी नौकरी को जोखिम में डालने का, सारे घर की सुरक्षा को तबाह करने का? हम कैसे गुजारा करेंगे अगर तुम्हें कुछ... सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं उस माल गोदाम की नौकरी के पीछे दीवाना हूं? तुम्हारा ख्याल है मुझे कॉन्टिनेंटल शूमेकर से मोहब्बत है? तुम्हारा ख्याल है कि उस सिलोटैक्स के कमरे में जहां चमकदार नील बत्तियां जलती हैं मैं अपनी जिंदगी के 55 बरस काट दूंगा? वहां जिंदगी की सुबह गुजारने से बेहतर होगा कोई लोहे की सलाख से मेरे सर को चकनाचूर कर दे। लेकिन मैं फिर भी वहां जाता हूं जब तुम चिल्लाती हो, उठो और जिंदगी में चमको, उठो और जिंदगी में चमको। तो मैं सोचता हूं कि मरे हुए लोग कितने खुशकिस्मत हैं, लेकिन मैं फिर भी वहां जाता हूं। $65 माहवार की खातिर मैं अपनी सारी महत्वाकांक्षा और सपनों का खून कर देता हूं। और तुम कहती हो मुझे सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। सुनो मां, अगर मुझे सिर्फ अपनी फिक्र होती ना तो मैं वहां पहुंच गया होता जहां वो पहुंचे। मैं वहां तक चला गया होता जहां तक कोई ट्रेन या कोई गाड़ी पहुंचा सकती। पकड़ो मत मुझे। किधर जा रहे हो? अफीम की अड्डों पे मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं। मुझे इस झूठ पर यकीन नहीं। हाँ, अफीम की अड्डों पे जा रहा हूं, अपराधियों के झुंड में। माँ, मैं होगांडर में शामिल हो गया हूँ, भाड़े का हथियारा हूँ, वायलन के खोल में टॉमी गन रखता हूँ। इस घाटी में मेरे बहुत से शराब और जुए के अड्डे चलते हैं। तुम जानती हो लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं? हथियारा, हथियारा विंगफील्ड के नाम से। मेरी 2 जिंदगियां हैं माँ। दिन के वक्त मैं माल गोदाम का सीधा साधा मजदूर हूँ और रात को अपराधियों के झुंड का सम्राट हूँ माँ। मैं जुए के क्लब में जाता हूँ, रूलेट की मेज पर बड़ी बड़ी रकमें बहा देता हूँ, एक आंख ढक लेता हूँ, नकली मूछें लगाता हूँ। कई बार तो मेरी गल मूछें हरे रंग की होती हैं। तुम जानती हो ऐसे में लोग मुझे क्या कहते हैं? शैतान। ओ माँ, मैं तुम्हें ऐसी बातें बता सकता हूँ जिन्हें सुनकर तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। मेरे दुश्मन इस घर को बारूद से उड़ाना चाहते हैं। एक दिन वो हमारी धज्जियां उड़ा देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें भी खुशी होगी। हाँ, तुम झाड़ू पर सवार उड़ती हुई नीले पहाड़ों पर जाओगी, ब्लू माउंटेन्स। तुम्हारे साथ तुम्हारे 17 मेहमान होंगे। बदसूरत, बकवासी, बुढ़िया जादूगरनी। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांग लेते। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी।
लेकिन चमकूंगा नहीं। लॉरा, अपने भाई से कहो कि उसकी कॉफी तैयार हो गई है। टॉम, 7 बजने को है, माँ घबरा जाएंगी। उठो, आज माँ से बोलचाल शुरू कर दो, उनसे माफी मांगो और उनसे सुलह कर लो। वो मुझसे बात नहीं करेगी, उन्होंने तो बातचीत बंद की है। अगर तुम उनसे माफी मांगोगे तो वो खुद ही तुमसे बात करेंगी। क्या उनका बात ना करना इतनी बड़ी ट्रेजेडी है? प्लीज प्लीज। लॉरा, मैंने तुम्हें जो कहा था वो कर रही हो या कपड़े पहन के मैं खुद बाहर जाऊं? जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ, बस कोट पहन लूं। मक्खन और क्या लाना है माँ? सिर्फ मक्खन ही लाना है और उनसे कहना कि हमारे हिसाब में लिख लें। जब भी मैं उनसे ये बात कहती हूँ माँ, वो अपना नाक भोर सिकोड़ लेते हैं। छड़ियों और पत्थरों से हमारी हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन मिस्टर गॉडफिनकल के चेहरे की थ्योरियों से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अपने भाई से कहो कि उसकी कॉफी ठंडी हो रही है। टॉम, मैंने जो तुमसे कहा है वो करोगे ना? करोगे ना टॉम? लॉरा, तुम्हें जाना है तो अभी जाओ वरना रहने दो। जाती हूँ माँ, अभी जाती हूँ। लॉरा! लॉरा, मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। मेरा पैर फिसल गया था माँ, मैं ठीक हूँ। अगर इन सीढ़ियों से फिसलकर किसी की टांग टूट गई तो मकान मालिक से हट जाने में उसकी जायदाद की एक कौड़ी वसूल करनी पड़ेगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैं कभी शराबी नहीं बनूंगा। तुम शराब पीते रहे हो और इस बात ने मुझे डरा दिया है। एक कटोरा दलिया ले लो। नहीं माँ, शुक्रिया। खाली पेट सारा दिन कैसे काम करोगे? अभी तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। एक ही घूंट में कॉफी मत पियो, बहुत गर्म चीजें पीने से पेट में कैंसर हो जाता है। रुको, इसमें थोड़ी सी मलाई डालो। नहीं माँ, शुक्रिया। कॉफी को ठंडा करने के लिए। मुझे बिना दूध की कॉफी चाहिए। जानती हूँ, लेकिन ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हमें अपनी सेहत बनाने के लिए बरसक कोशिश करनी पड़ती है। इस कठिन जमाने में हमें एक दूसरे का ही तो आसरा है। इसीलिए ये जरूरी है कि टॉम, मैंने तुम्हारी बहन को इसलिए बाहर भेजा ताकि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कर सकूं। अगर तुम खुद मुझसे बोलचाल शुरू नहीं करते तो मैं तुमसे कभी बात ना करती। माँ, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? लॉरा के बारे में। ओह, लॉरा। तुम जानते हो लॉरा किस किस्म की लड़की है। शांत पानी हमेशा गहरा होता है। मुझे लगता है कि वो कुछ चीजों को देखती है और उन पर चिंता भी करती है। कुछ दिन पहले जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो रो रही थी। किस लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, उसका ख्याल है कि तुम इस घर में खुश नहीं हो। उसके मन में ये ख्याल कैसे आया? उसे ख्याल कैसे आते हैं? जो भी है टॉम, तुम्हारा व्यवहार आजकल बड़ा विचित्र सा हो गया है। मैं जानती हूँ माल गोदाम ही तुम्हारी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा नहीं है और तुम्हें इस संसार में दूसरे लोगों की तरह बहुत से त्याग करने पड़े हैं। लेकिन टॉम, जिंदगी कोई हंसी खेल भी तो नहीं है। ओह, मेरे दिल में इतनी बातें हैं टॉम कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। टॉम, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हारे पिता से बहुत प्रेम करती थी। मैं जानता हूँ माँ। और तुम्हें जब मैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए देखती हूँ, देर रात तक बाहर रहना, उस रात जब तुम उस खौफनाक हालत में थे, तुमने शराब पी थी। टॉम, लॉरा कहती है कि तुम इस फ्लैट में खुश नहीं हो, इसीलिए इससे बचने के लिए तुम रोज रात को बाहर चले जाते हो। क्या ये सच है? टॉम, तुम हर वक्त इतने बेचैन क्यों रहते हो? मैं सिनेमा देखने जाता हूँ माँ। लेकिन तुम इतनी
ज्यादा फिल्में क्यों देखते हो टॉम? मैं फिल्में देखता हूँ क्योंकि मुझे एडवेंचर पसंद है। मुझे काम में एडवेंचर नहीं मिलता, इसलिए फिल्में देखता हूँ। लेकिन टॉम, तुम हद से ज्यादा फिल्में देखते हो। मुझे एडवेंचर ज्यादा पसंद है माँ। ज्यादातर नौजवानों को तो अपने काम में ही एडवेंचर हासिल होता है। ज्यादातर नौजवान माल गोदाम में काम नहीं करते। दुनिया ऐसे नौजवानों से भरी पड़ी है जो माल गोदाम, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। क्या सबको काम में एडवेंचर हासिल होता है? होता जरूर है, या फिर वो बिना एडवेंचर के भी रह लेते हैं। हर कोई तो तुम्हारी तरह एडवेंचर के पीछे दीवाना नहीं होता। खैर, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मेरे पास वक्त भी नहीं है। अभी तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। माँ, तुम क्या चाहती हो? मैं माल गोदाम में घुसेबाजी किया करूं? मैं लॉरा के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब लॉरा की क्या बात है? हमें उसके भविष्य की योजनाओं और प्रबंधों के बारे में सोचना चाहिए। वो तुमसे बड़ी है, 2 साल बड़ी है, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो निठल्ली घूम रही है। उसका ये भटकना देखकर मैं डर जाती हूँ। माँ, मेरे ख्याल में लॉरा उस किस्म की लड़की है जिसे घरेलू कहते हैं। इस तरह की कोई किस्म नहीं होती। अगर होती है तो बड़े अफसोस की बात है। लड़की चाहे घरेलू हो, लेकिन उसका अपना घर हो, पति हो। क्या? ओह, मैं साफ देख रही हूँ कि भविष्य में क्या होगा। चेहरे के सामने की नाक की तरह साफ। कैसी भयानक बात है ना। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे पिता की याद आती है। वो भी हर वक्त बिना कुछ बताए घर से बाहर चले जाते थे और फिर एक दिन घर छोड़कर चले गए, अलविदा कहकर। परिवार का बोझ मुझ पर डालकर। मर्चेंट नेवी से जो तुम्हारे नाम खत आया था, उसे मैंने देखा था। मैं तुम्हारे सपनों को समझती हूँ। मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। ठीक है, तुम अपने मन की कर डालो, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम्हारी जगह लेने वाला कोई दूसरा नहीं आ जाता। क्या मतलब? मतलब ये कि जो ही लॉरा की शादी हो जाए, उसे संभालने वाला कोई आदमी मिल जाए और वो स्वतंत्र हो जाए, तो तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद हो। जमीन पर, समुंदर पर, जहां तुम्हें तुम्हारी किस्मत ले जाए। लेकिन तब तक तुम्हें अपनी बहन के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बहन की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी छोटी है और तुम पर आश्रित है। मैंने उसका बिजनेस कॉलेज में एडमिशन करवाया, लेकिन वो वहां भी निकम्मी साबित हुई। वो इतना डर गई कि उसे उल्टियां आना शुरू हो गई। अब उसके पास कांच के खिलौनों के साथ खेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अब बताओ, ये भी एक लड़की की जिंदगी है। माँ, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? अपने स्वार्थीपन पर काबू पाओ। मैं तुम्हें बस हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है। टॉम, तुम्हारा ऊनी मफलर कहाँ है? ये है मेरे गले में। इसको अच्छे से लपेटो, और जो मैंने तुमसे कहना था वो मैंने अभी नहीं कहा। हाँ, मुझे देर हो रही है। माल गोदाम में क्या कोई अच्छे नौजवान लड़के नहीं है? नहीं होंगे, कुछ एक तो। माँ, कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो शरीफ हो, शराब ना पीता हो। उसे अपनी बहन के लिए निमंत्रित करो। क्या? बहन के लिए, बहन से मिलने के लिए, परिचित होने के लिए। माय गॉश। करोगे ना टॉम? करोगे ना डियर? करोगे ना? हाँ, करूँगा। हमारी गली के दूसरे सिरे पर पैराडाइज डांस हॉल था। बसंत के मौसम में उसके खिड़की और दरवाजे खुले रहते थे। बाहर से संगीत के स्वर सुनाई देते थे। कई बार उसकी सारी रोशनियां बुझा दी जाती थी। छत से एक शीशे का फानूस लटकता रहता था, सिर्फ उसमें बत्तियां जलती थी। उसकी सतरंगी नाजुक रोशनियां अंधेरे को छानती थी। फिर ऑर्केस्ट्रा वॉल्स और टैंगो की धुनें बजाता था, जिनकी लय वासनापूर्ण। डांस करने वाले जोड़े गली के एकांत स्थान पर चले जाते थे। आप उन्हें राखदानों और टेलीफोन के खंभों के पीछे एक दूसरे को चूमते हुए देख सकते हैं। उनकी जिंदगियां भी मेरी तरह नीरस थी। कोई नवीनता या एडवेंचर नहीं था। ये चुंबन ही इस जिंदगी के अभावों की पूर्ति करते थे। स्पेन में गुनीरिका था, लेकिन यहाँ फटका देने वाला नृत्य संगीत, डांस हॉल, शराब, मैं खाने और सेक्स, जो निराशा के अंधेरे में झाड़ फानूस की तरह लटका था और दुनिया पर अपनी संक्षेप, भ्रामिक, इंद्रधनुषीय सरी की रोशनियां फेंकता था। सारी दुनिया बमों के गिरने का इंतजार कर रही थी। पोर्च
की जगह भला ये चबूतरा ले सकता है ना? तुम किस चीज की तरफ देख रहे हो? चांद की तरफ। क्या आज रात चांद निकला है? हाँ, गार्डफिनाकल के फूड स्टोर के पीछे से चांद निकल रहा है। अरे हाँ, सच में निकल रहा है, चांदी के नन्हे स्लीपर जैसा। क्या तुमने कोई मुराद मांगी? क्या? एक राज है। राज? ठीक है, मैं भी नहीं बताती कि मैंने चांद को देखकर क्या मुराद मांगी है। मैं भी अपना राज अपने दिल में ही रखती हूँ। माँ, मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या ख्वाहिश है। क्या तुम मेरे सिर के आर पार देख सकते हो? नहीं नहीं, तुम कोई फिनिक्स तो नहीं हो। नहीं? ठीक है, मैं खुद ही बताती हूँ कि मैंने चांद को देखकर क्या मुराद मांगी। अपने प्यारे बच्चों को सुख और सफलता मिले। जिस रात आसमान में चांद नहीं होता, मैं तब भी यही मुराद मांगती हूँ। पर माँ, मुझे तो लगा था तुमने किसी नौजवान मेहमान की मुराद मांगी है। तुम किस वजह से ये बात कह सकते हो? क्यों, तुम्हें याद नहीं? तुमने तो कहा था किसी नौजवान मेहमान को निमंत्रण दूं। हाँ, मुझे याद है। मैंने तुम्हें ये सुझाव दिया था कि अगर तुम माल गोदाम के किसी अच्छे से नौजवान को घर पर बुलाओगे तो कितना अच्छा होगा। पर मेरा ख्याल है कि ऐसा सुझाव मैं तुम्हें कई बार दे चुकी हूँ। बहुत बार दे चुकी हो। तो फिर? एक नौजवान आ रहा है। क्या? एक नौजवान। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने माल गोदाम के किसी नौजवान को घर पर बुलाया है? हाँ माँ, मैंने उसे डिनर पर बुलाया। तुमने उसे बुलाया, वो आने के लिए राजी हो गया? हो गया। ओ टॉम, खुदा के लिए बुझा के छोड़ो, मुझे कुछ बातें बताओ। किस किस्म की बातें? जाहिर है कि मैं जानना चाहूंगी कि वो कब आ रहा है। कल। कल? हाँ, कल। कल आने का मतलब कि मेरे पास कोई समय ही नहीं बचा। किस चीज के लिए? तैयारियों के लिए। जिस वक्त वो आने के लिए राजी हुआ था, तुम्हें उसी वक्त मुझे फोन करना चाहिए था। माँ, तुम्हें कौन सी इतनी टिमटॉम करनी है? टॉम, मुझे टीम टॉम तो करनी ही पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि हर चीज करीने से सजी हो। ये फूहड़ ढंग से नहीं, ये गाड़ ना पड़ी हो। ओह, अब मुझे तेजी से कुछ सोचना पड़ेगा। माँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आखिर इसमें सोचने की क्या बात है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। हम नौजवान मेहमान का स्वागत इस सुअर के बाड़े में तो कर नहीं सकते ना। मुझे मेज पोश नए लगाने पड़ेंगे, खिड़कियों पे पर्दे लगाने पड़ेंगे, फिर अपने लिए भी तो कुछ सिलाना होगा ना। माँ, ये उस किस्म का लड़का नहीं है जिसके लिए इतनी टिमटॉम की जा सके। टॉम, तुम जानते नहीं, ये पहला नौजवान होगा जिसे हम तुम्हारी बहन का परिचय करवाएंगे। कैसी खौफनाक, कैसी शर्मनाक बात है कि आज तक तुम्हारी बहन से मिलने के लिए एक भी नौजवान नहीं आया। टॉम, भीतर आओ। अब किस लिए? मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। माँ, अगर तुम इतना बखेड़ा खड़ा करोगी ना तो मैं निमंत्रण रद्द कर दूंगा, उसे आने से मना कर दूंगा मैं। तुम इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो इस तरह के वादे तोड़ने से लोग बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं। बैठ जाओ। अच्छा, किसी खास जगह बैठूं? माँ की बात पर नाक मुंह मत सिकुड़ा करो। बैठो। अच्छा, तो क्या नाम बताया था तुमने उसका? क्या नाम? जेम्स डी ओ कॉनर। डी फॉर डेलिनी। इसका मतलब माँ बाप दोनों आयरिश हैं, ग्रेशियस। और लड़का शराब नहीं पीता? फोन करके पूछ लूं अभी? पागल, ऐसी बातों की तहकीकात तो सही वक्त आने पे चुपके से की जाती है। ब्लू माउंटेन में जब मैं जवान थी, अगर किसी लड़की को शक हो जाता कि उससे मिलने जुलने वाला लड़का शराब पीता है, तो वो उसके बारे में एक गिरजाघर के पादरी से पूछ लिया करती। या फिर अगर उस लड़की का बाप जिंदा होता तो गिरजाघर के पादरी से उस लड़के के चित्र के बारे में पूछताछ किया करता। ऐसी बातों की तहकीकात सही वक्त आने पे चुपके से की जाती है, ताकि कोई लड़की दर्दनाक गलती ना कर बैठे। अच्छा, तो तुम वो दर्दनाक गलती कैसे कर बैठी? तुम्हारे पिता के मासूम चेहरे को देखकर सब लोग धोखा खा गए। वो मुस्कुराते थे और दुनिया पर जादू हो जाता था। खूबसूरती के चंगुल में फंसने से बड़ी गलती कोई लड़की नहीं कर सकती। उम्मीद है कि मिस्टर ओकॉनर जरूर से ज्यादा खूबसूरत नहीं होंगे। हाँ, वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसके चेहरे पर जाइए और नाक भी कुछ ठीक नहीं है। कहीं वो ज्यादा भी साधारण तो नहीं? नहीं, इतना साधारण भी नहीं, पर मैं उसे औसतन साधारण कह सकता हूँ। वैसे भी मर्द में तो चरित्र ही देखा जाता है। माँ, मैं तो हमेशा से यही कहता आया हूँ। तुमने तो कभी इस किस्म की बात नहीं कही, और मुझे शक है कि तुमने कभी इस बारे में सोचा तक होगा। माँ, अब इतना शक भी मत करो मुझ पर।
मुझे उम्मीद है कि वो नौजवान कम से कम उन लोगों में से है जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। तुम किस वजह से ये बात कह सकते हो? वो रात के स्कूल में पढ़ने जाता है। बहुत शानदार। तो वो किस विषय की पढ़ाई कर रहा है? रेडियो इंजीनियरिंग और भाषण देने की। तो फिर वो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ना चाहता है। जो लड़का भाषण देने की तालीम लेता है वो जरूर एक दिन जिम्मेदारी का ओहदा पाने की ख्वाहिश रखता है। और रेडियो इंजीनियरिंग, इसमें तो भविष्य है। इन दोनों बातों से सब कुछ जाहिर हो जाता है। जब बेटी से मिलने कोई नौजवान घर पर आए तो एक माँ को इन बातों को तो जान ही लेना चाहिए, चाहे उस नौजवान का इरादा शादी करने का हो या ना हो। पर माँ, एक छोटी सी चेतावनी। क्या? मैंने उसे लौरा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि आज रात का डिनर हमारे साथ करो। उसने कहा ठीक है, बात बस इतनी सी। माना कि सिर्फ इतनी सी बात हुई है, तुम घोंगे की तरह बातचीत में तेज हो, लेकिन जब वो यहाँ आएगा उसे अपने आप लौरा के बारे में मालूम हो जाएगा। जब वो देखेगा लौरा कितनी प्यारी और खूबसूरत है तो वो अपना भाग्य सराहेगा कि उसे खाने का निमंत्रण दिया गया। माँ, तुम्हें लौरा के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हें और मुझे लौरा में बहुत खूबियां दिखती हैं, क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, वो हमारी अपनी है। हम अब ये भी नहीं देखते कि वो अपाहिज है। अपाहिज मत कहो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने का कभी किसी को इजाजत नहीं देती। सच्चाई का सामना करो माँ, लौरा अपाहिज है। इतना ही नहीं। इतना ही नहीं का क्या मतलब? वो दूसरी लड़कियों से अलग किस्म की लड़की है। मेरे ख्याल में इसमें लौरा का ही फायदा नहीं माँ, दूसरों की नजरों में, अपरिचितों की नजरों में लौरा एक अजब लड़की है। अजब सा मत कहो। सच्चाई का सामना करो माँ, लौरा एक अजब लड़की है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो किन मानों में अजब है? वो अपनी ही दुनिया में रहती है, इन कांच के खिलौनों की दुनिया में अपने पुराने रिकॉर्ड बजाती है। यही सब तो है उसके। तुम किधर जा रहे हो इस वक्त? बाहर जा रहा हूं। लौरा, लौरा। हाँ माँ। प्लेटें वही रहने दो और चबूतरे पर आओ। लौरा, चांद को देखकर कोई मुराद मांगो। चांद? कहाँ है चांद? वो देखो, तुम्हारी बाईं ओर चांदी के नन्हे स्लीपर जैसा चांद। कोई मुराद मांगो, मांगो ना डियर। क्या मुराद मांगू माँ? खुश रहने की, अच्छी किस्मत की। फिर अगली शाम मैं जिम को खाने के लिए अपने साथ ले आया। जिम हाई स्कूल में हीरो था। उसमें आयरिश लोगों की खुशमिजाजी और सफेद चीनी के बर्तन की तरह धुली मजीद जिंदा दिली थी। वो बास्केटबॉल का चैंपियन था, डिबेटिंग क्लब का कैप्टन था, सीनियर क्लास का और गली क्लब का प्रधान था। ऐसा लगता था जैसे वो चल नहीं रहा बल्कि उड़ रहा। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को मानो उसने जीत ही लिया था। वो अपनी किशोर अवस्था में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था मानो 30 वर्ष का होते होते वो व्हाइट हाउस तक तो पहुंच ही जाएगा। और ये आशा तर्क संगत भी थी। माल गोदाम में सिर्फ उसी के साथ मेरी दोस्ती थी। उसकी नजरों में मेरी अहमियत सिर्फ इसीलिए ज्यादा थी क्योंकि मैं उसकी पुरानी शान शौकत से वाकिफ था। मैंने उसे बास्केटबॉल के मैच जीतते हुए देखा था, डिबेटिंग के लिए कप पाते हुए देखा था। उसे भी मेरा राज मालूम है। जब माल गोदाम में काम कम रहता था, मैं गुस्ल खाने में जाकर कविताएं लिखा करता था। वो मुझे शेक्सपियर कहता था। जिम और लौरा सोल्डन में एक दूसरे को जानते थे। मैंने लौरा से जिम की आवाज की तारीफ भी सुनी है। जिम हाई स्कूल में जितना आश्चर्यजनक व्यक्ति था, लौरा उतनी ही विनीत और सीधी सादी लड़की थी। जिम को अगर लौरा की याद होगी भी तो मेरी बहन के रूप में हरगिज नहीं। क्योंकि जब मैंने जिम से कहा कि आज रात का खाना हमारे साथ खाओगे तो उसने कहा, जानते हो शेक्सपियर,
मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा भी घर बार है। अब उसे मालूम होगा कि मेरा भी घर बार है। Company B, sitting to the bar, in boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar अभी is कॉफी playing. अंधेरा नहीं हुआ। वो लोग बारिश शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। आज मैंने तुम्हारे भाई को ज्यादा रेज़गारी दी थी ताकि वो और मिस्टर ओ कॉलर सर्विस कार में आ सके। क्या नाम बताया माँ? ओ कॉलर। उसका पहला नाम क्या था? वो तो याद नहीं। शायद जिम। हाँ जिम। जिम। हाँ यही बताया था। पर मैंने देखा है कि इस नाम के सभी लड़के बहुत अच्छे होते हैं। क्या तुम्हें ठीक से याद है माँ उसका नाम? जिम ओ कॉर्नर है? हाँ क्यों? क्या ये वही जिम है जो हाई स्कूल में टॉम का परिचय था? टॉम ने तो कभी इस बारे में नहीं बताया। मेरे ख्याल में मालगोदाम में ही दोनों का परिचय हुआ। हाई स्कूल में जिम ओ कॉर्नर नाम का एक लड़का हुआ करता था। अगर वही टॉम के साथ खाने की मेज पर आ रहा है तो मैं माफी चाहती हूँ माँ, मैं खाने की मेज पर नहीं आऊंगी। कैसी बकवास है ये लौरा? तुम्हें याद नहीं माँ, तुमने मुझसे एक बार पूछा था क्या तुम्हें कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया? मैंने तुम्हें इसी लड़के की तो तस्वीर दिखाई थी माँ। तुम्हारा मतलब उस लड़के से है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे एयरबुक पे दिखाई थी? हाँ माँ वही लड़का। लौरा लौरा लौरा, क्या तुम्हें उस लड़के से मोहब्बत थी? मैं नहीं जानती माँ। तो फिर ये वो लड़का नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन हो या ना हो पर तुम खाने के वक्त यही रहोगी, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। माफी देनी पड़ेगी माँ। लौरा मैं तुम्हारी बदतमीजियां और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे और तुम्हारे भाई से मैं तंग आ गई हूँ। तुम दोनों से खामोशी से यहीं बैठी रहो और उनके आने तक अपने मन को शांत रखो। मुझे मछली की ड्रेसिंग भी तैयार करनी है। घबराहट घबराहट घबराहट, हर वक्त घबराहट। कैसी अजीब बात है, वो भी एक नौजवान मेहमान की वजह से। लौरा स्वीट हार्ट, जरा देखो तो सही बाहर कौन आया है। मेरा ख्याल है बारिश शुरू होने से पहले आ गए। लौरा बाहर तुम्हारा भाई और मिस्टर ओ कॉर्नर आए हैं, उन्हें भीतर लाओ ना डार्लिंग। माँ मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ प्लीज प्लीज। लौरा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पागलपन का ये कौन सा समय है बोलो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ, मैं तुम्हारी बदतमीजियों का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दे सकती। तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो? क्या तुम मुझे एक भी वजह बता सकती हो कि तुम्हें दरवाजा खोलने में क्यों डर लग रहा है? बोलो लौरा। लौरा 20 फीट सीधा दरवाजे की तरफ जाओ और उनको भीतर लाओ। अच्छा अच्छा माँ। जिम, ये मेरी बहन लौरा है। लौरा ये जिम है। मैं नहीं जानता था कि शेक्सपियर की एक बहन भी है। How do you do? ऑल वेल माय डियर। लौरा तुम्हारा हाथ तो ठंडा है। बस यूं ही। यूं ही?
इसे क्या हुआ? लौरा को वो बस ऐसे ही एक शर्मीली लड़की। शर्मीली लड़की? हाँ। आजकल शर्मीली लड़की मिलना तो दुर्लभ बात हो गई। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है। चलो अब तुम्हें पता चल गया। हाँ। मेरी बस एक ही बहन है। ये देखो, पोस्ट डिस्पैच। हाँ तुम्हें कोई सफा चाहिए? हाँ हाँ। कौन सा, कॉमिक्स वाला? नहीं, स्पोर्ट्स वाला। ओ, डीजी डीन का अपनी हार पर बयान। कहाँ चले? यही पोर्च पर। तुम जानते हो शेक्सपियर, मेरे दिमाग में एक स्कीम है और मैं चाहता हूं तुम भी उसमें दिलचस्पी हो। कौन सी स्कीम? आजकल मैं एक कोर्स कर रहा हूं वक्ता बनने के लिए। आफ्टर ऑल हम दोनों माल गोदाम के लिए नहीं बने शेक्सपियर। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका भाषण देने की कला से क्या संबंध है? ओहो, दफ्तरों में जिम्मेदारी के ओहदों के लिए ये कला तुम्हारे अंदर एक योग्यता पैदा कर सकती है। सही कहूं तो मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। किस मायने में? हर मायने में। तुम अपने दिल से पूछो, दफ्तरों में मैनेजर का काम करने वालों में और तुम में और मुझ में क्या फर्क? क्या उन लोगों के पास दिमाग ज्यादा है? नहीं, योग्यता ज्यादा है। नहीं तो फिर ऐसी खास चीज क्या है उन लोगों के पास? बस वही एक छोटी सी खास चीज। वो छोटी सी खास चीज क्या है? बुनियादी तौर पर वो छोटी सी चीज है सभा सोसाइटी में रोकदा वाला व्यक्तित्व। हर किस्म के आदमी के साथ किसी भी सामाजिक स्तर पर आत्मविश्वास के साथ मिलने की योग्यता, जो आम लोगों में नहीं होती। मिस्टर कॉर्नर से पूछो क्या वे हाथ धोना चाहेंगे? शुक्रिया मिसेस विंकफील्ड। हाथ तो मैं माल गोदाम में ही धो आया था। क्यों टॉम? हाँ। एक बात बताऊं? मिस्टर मेडोजा मुझसे तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मेरे हक में? तुम्हें क्या लगता? देखो टॉम, अगर तुम होश में नहीं आए तो बहुत जल्द तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। आ रहा हूँ यार, होश में आ रहा हूँ। होश में आ रहा हूँ? लक्षण कोई दिखाई नहीं दिया। लक्षण मन के भीतर है। तुम जानते हो, मैं अंदर ही अंदर उबल रहा हूं। जानता हूं लोग मुझे स्वप्नशील समझते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उबल रहा हूं। जब हाथ में जूता पकड़ता हूं, मैं ये सोचकर डरने लगता हूं कि जिंदगी कितनी छोटी सी है और मैं ये क्या कर रहा हूं। मेरे लिए बस इसका, जूते का यही अर्थ है कि मुसाफिर उसे पैरों में पहनते हैं। ये देखो, ये क्या है? मैं इसका मेंबर हूं। व्यवसायी नौसेना यूनियन। मैंने इसी महीने फीस दी है बिजली के बिल के बदले। क्या? जब बिजली कंपनी इस घर की बिजली काट देगी तो तुम्हें बेहद अफसोस होगा शेक्सपियर। मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। नहीं रहूंगा मतलब? तुम्हारी माँ का क्या होगा? मैं अपने बाप की तरह हूं, हरामी बाप की हरामी औलाद। वो देखो फोटो में किस तरह से मुस्कुरा रहा है। वो पिछले 16 साल से गायब है और पूरी दुनिया का चक्कर काट रहा है। देखो टॉम, तुम बस बातें बना रहे हो। तुम्हारी स्कीम के बारे में जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा। माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता है और वो इधर ही आ रही है। टॉम, तुम सब लोग कहाँ हो? बस यही पोर्च पर माँ। अच्छा। तो ये है मिस्टर कॉर्नर। परिचय की बिल्कुल जरूरत नहीं। आइए। मैंने अपने बेटे से आपके बारे में इतना कुछ सुना कि आखिरकार मैंने अपने बेटे से कहा, टॉम, गुड ग्रेशियस, तुम इस हीरे को खाने पे क्यों नहीं बुलाते? तुम्हारे माल गोदाम के शानदार नौजवान से मैं जरूर मिलना चाहूंगी। मैं सिर्फ आपकी तारीफ ही नहीं सुनना चाहती थी। पता नहीं मेरा बेटा लोगों से इतना अलग अलग क्यों रहता है। दक्षिण प्रदेशों के लोग तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते। बैठिए। शुक्रिया। कहो हनी। खाना कब मिलेगा? हनी, जाकर अपनी बहन से पूछो कि खाना तैयार हुआ कि नहीं हुआ। जानते हैं, खाने का सारा जिम्मा लौरा पर है। उससे कहना 2 भूखे लड़के खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपकी लौरा से मुलाकात हुई? हाँ, उसने दरवाजा खोला था ना? जी। अच्छा हुआ आप उससे मिल चुके हैं। वैसे भी आजकल खूबसूरत घरेलू लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। पर खुदा की मेहर से लौरा खूबसूरत भी है और घरेलू भी। मैं कतई घरेलू नहीं हूँ, न कभी थी। मुझे एंजल केक फूड के अलावा कोई चीज पकानी नहीं आती थी। मेरी शादी किसी बागान के मालिक से नहीं हुई। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो टेलीफोन कंपनी में काम करता था। वो देखिए, वो रहा टेलीफोन कर्मचारी, औरतों पर जादू डालने वाली मुस्कुराहट, जिसे लंबे फासलों से मोहब्बत थी और अब वो सफर करता है। और मुझे ये भी नहीं मालूम, मैं भी क्या अपनी ही मुसीबतों का किस्सा लेकर बैठ गई। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है। टॉम, हाँ माँ। बेटा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ माँ,
खाना टेबल पर लग चुका है। एक मिनट। जी। How lovely! तुम्हारी बहन कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो कह रही है कि वो खाने की मेज पे नहीं आ सकती। क्या नॉनसेंस! लॉरा, लॉरा, जब तक तुम मेज पर नहीं आओगी हम लोग नहीं बैठेंगे। आइए मिस्टर ओ'कॉनर, आइए। पहले आप। ओह शुक्रिया, ओह शुक्रिया शुक्रिया। लॉरा, हनी जब तक तुम नहीं आओगी हम खाना शुरू नहीं कर सकते। लॉरा, लॉरा, लीजिए। अरे मिस्टर लाइटबल्ब, जब रोशनियां बुझ गई थी उस वक्त हजरत मूसा कहाँ थे? क्या आप इसका जवाब जानते हैं मिस्टर ओ'कॉनर? नहीं श्रीमती जी, आप बताइए इसका क्या जवाब है? अंधेरे में। ओह, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए, मैं अभी मोमबत्तियां जलाती हूँ। क्या ये हमारी खुशकिस्मती नहीं है कि मोमबत्तियां मेज पर ही पड़ी हैं? माचिस, माचिस कहाँ? आप दोनों सज्जनों में से कोई माचिस ले सकता है? हाँ जी जी, लीजिए। शुक्रिया। टॉम, हाँ माँ। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक बिजली का बिल दिया था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि कंपनी वाले बार बार नोटिस भेज रहे हैं। हाँ माँ। कहीं तुम वो बिल अदा करना भूल तो नहीं क्या गए? क्या मैं? नहीं अदा किया ना? मुझे मालूम होना चाहिए था। मिसेस विंगफील्ड, हो सकता है शेक्सपियर ने उस बिल के कागज का इस्तेमाल अपनी कविता लिखने के लिए किया हो। हाँ। मुझ में इतनी अकल होनी चाहिए थी कि मैं बिजली का बिल कम से कम इसके हवाले ना करती। इस दुनिया में लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये भी तो हो सकता है उस कविता पर $10 का इनाम मिल जाए। लेकिन बाकी की रातें तो हमें 19वीं शताब्दी में ही बितानी पड़ेगी ना, उस जमाने की तरह जब एडिसन ने लैंप नहीं बनाया था। लेकिन मुझे मोमबत्ती की रोशनी विशेष रूप से पसंद है। इससे जाहिर होता है कि आप काफी रोमांटिक किस्म के आदमी हैं। लेकिन इस वजह से टॉम को माफ नहीं किया जा सकता। टॉम, तुम्हारी लापरवाही की यही सजा है कि तुम प्लेटें साफ करने में मेरी मदद करोगे। लाइए मैं मदद करता हूँ। अरे नहीं, आप नहीं। ऐसा क्यों? आखिर मुझे भी तो किसी न किसी काम आना चाहिए। आपको भी किसी ना किसी काम आना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बरसों में किसी से मिलकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि आपसे मिलकर मिस्टर ओ'कॉनर। जाने भी दीजिए मिसेस विंगफील्ड। अरे मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही, सच में। लेकिन अंदर ड्राइंग रूम में टॉम की बहन अकेली बैठी है, आप जरा उसके पास जाकर बैठेंगे? हाँ बिल्कुल। आप उसे समझा बुझा कर थोड़ी सी वाइन पिलाने के लिए राजी कर पाएंगे? हाँ जरूर। तो लीजिए। और ये कैंडल स्टैंड भी साथ में लेते जाइए। जी। टॉम, तुम्हारी लापरवाही की यही सजा है कि तुम प्लेटें साफ करने में मेरी मदद करो। चलो एप्रन पहनो और प्लेटें साफ करो। हेलो लॉरा। हेलो। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है तुम पहले से बेहतर हो। शुक्रिया। ये लो तुम्हारे लिए डैंडेलियन वाइन। शुक्रिया। लेकिन इसे पीकर नशे में धुत मत हो जाना। अच्छा ये कहाँ रखूं? कहीं भी। कहीं भी? ओह, अगर फर्श पर रखूंगा तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं। मुझे फर्श पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। अगर बैठूं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ठीक है, क्या तुम मुझे वो तकिया दोगे? तकिया? हाँ ये। शुक्रिया। हाँ, और तुम्हें फर्श पर बैठना पसंद नहीं? हाँ है। तो फिर बैठते क्यों नहीं? अभी बैठती हूँ। तुम भी एक तकिया ले लो। हाँ, यहाँ से तुम मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। मेरे सामने तेज रोशनी है। हाँ शाबाश, अब मैं तुम्हें ठीक से देख सकता हूँ। आराम से बैठी हो ना? हाँ। मैं भी आराम से बैठा हूँ। ये देखो, गाय की तरह। च्युइंगम लोगी? नहीं।
तुम्हारी इजाजत होगी मैं तो खाऊंगा। जरा सोचो लौरा, जिस इंसान ने च्युइंगम का पहला टुकड़ा इजाद किया होगा वो कितना मालामाल हो गया होगा। खैर, शिकागो में रिगले बिल्डिंग दर्शनीय स्थानों में से एक है। पिछली से पिछली गर्मियों में वहां गया था मैं, प्रगति की शताब्दी नुमाइश देखने। क्या तुमने वो नुमाइश देखी? नहीं। ओहो, उस नुमाइश में सब कुछ बड़े शानदार ढंग से सजाया और समझाया गया था। तुम जानती हो मुझे वहां सबसे ज्यादा प्रभावित किस चीज ने किया? वहां के विज्ञान हॉल ने। उसे देखकर पता चलता था कि भविष्य में अमेरिका कैसा होगा, यानी आज से ज्यादा चमत्कारपूर्ण। लौरा, तुम्हारा भाई मुझे बता रहा था कि तुम बड़ी शर्मीली लड़की हो। क्या ये ठीक है? मैं नहीं जानती। मुझे लगा कि तुम पुराने फैशन की लड़की हो। लड़कियों का ऐसा होना अच्छी बात भी है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत बातें कर रहा हूँ? मिस्टर ओकॉनर, क्या तुम अभी भी गाते हो? मैं गाता हूँ? हाँ, मुझे मालूम है। तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। तुमने मेरा गाना कहाँ सुना? बहुत बार। लगता है तुम मुझे बिल्कुल भूल गए हो। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे पहले हम कहीं मिल चुके हैं। क्या मैं तुम्हें किसी खास नाम से पुकारता था? तुम मुझे ब्लू रोजेस कहते थे ना? क्या? ब्लू रोजेस? माय गॉड, ब्लू रोजेस, ये नाम मैं कैसे भूल सकता हूं? तुम जानती हो जब तुम दरवाजे पर मिली यही नाम मेरी जुबान पर आया था। ओह, इंसान की याददाश्त कितना धोखा देती है, और ये कितनी अजीब बात है। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे हाई स्कूल का ख्याल तक नहीं आया, और तुम वही तो थी, हाई स्कूल में ही तो। और मुझे ये तक पता नहीं चला कि तुम शेक्सपियर की बहन है। लौरा, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे याद रखोगे। लेकिन हम लोगों में बातचीत तो होती थी। हाँ, बातचीत तो होती थी। अच्छा, तुमने मुझे कब पहचाना? फौरन। क्या? तो तुमने उस वक्त मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। खुदा के लिए, ये तो बड़ी अजब बात है। हाँ, अजब बात है ना। अच्छा ये बताओ, क्या किसी विषय में हमारी इकट्ठी क्लास लगती थी? हाँ, लगती थी। कौन सी क्लास थी वो? गाने की, समूह गाने की। हाँ, अब याद आ रहा है। और तुम उस क्लास में हमेशा लेट आया करती थी। हाँ, मेरी टांग में लोहे की पतरी जो रहती थी, ओह, चलने में बहुत दिक्कत आती थी। जानते हो, इतनी जोर से आवाज होती थी, वो आवाज मुझे बिजली की गड़गड़ाहट मालूम होती थी। तुम्हें अपने बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए था। जानती हूँ, लेकिन मैं सोचा करती थी। गाना शुरू होते ही मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता था। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तुम्हें ब्लू रोजेस कहा करता था। भला इस नाम से तुम्हें पुकारना क्यों शुरू किया था मैंने? मुझे प्लूरसी हो गई थी। ओह, प्लूरसी की बीमारी के बाद जब मैं स्कूल लौट कर गई तो तुमने मुझसे पूछा तुम्हें क्या हुआ था। मैंने कहा प्लूरसी। तुमने समझा ब्लू रोजेस। उस दिन से तुम मुझे इसी नाम से पुकारने लगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता था। जानते हो, बहुत कम लोगों से मेरा परिचय हुआ था। जानता हूँ, तुम बस अपने में ही खोई रहती थी। मुझे दोस्त बनाने में कभी सफलता ही नहीं मिली। ओहो, मुझे ये समझ में नहीं आया, इसमें आखिर दिक्कत क्या थी? मेरी जिंदगी की शुरुआत ही इतने बुरे ढंग से हुई थी। बुरे ढंग से? तुम्हारा मतलब है ये टांग? हाँ। मतलब? इसकी वजह से मेरे और दूसरे लोगों के बीच। तुम्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए था लौरा। जानती हूँ, लेकिन ऐसा ही हुआ। तुम शर्मीली थी। मैंने शर्मीलेपन को दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शर्मीलेपन पर काबू नहीं पा सकी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकी। मेरा अनुमान है कि शर्मीलापन एक ऐसी चीज है जिसमें से धीरे धीरे ही बाहर निकला जा सकता है। हाँ, मेरा भी यही अनुमान है। लेकिन इसमें वक्त लगता है। लोगों को नजदीक से जानने पर मालूम होता है कि वो इतने भयंकर नहीं। इस बात को याद रखना चाहिए। हाँ। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही परेशानियां हैं? नहीं, दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई समस्या होती। तुम सोचती हो कि तुम ही परेशान हो, तुम ही निराश हो, लेकिन जब अपने आसपास देखोगी लौरा, तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरह निराश हैं। मिसाल के लिए मुझे ले लो। हाई स्कूल में दाखिल होते वक्त मुझे उम्मीद थी कि 6 साल बाद मैं तरक्की कर ही लूंगा। तुम्हें याद होगा द टॉर्च में मेरा कितना शानदार परिचय छपा था। उसमें तो यह भी लिखा था, मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊंगा मुझे सफलता ही मिलेगी। पवित्र ईसा, द टॉर्च। ये देखो, पेन जॉन्स के डाकुओं में तुम्हारी तस्वीर। इस ओपेरा में मैंने बैरिटोन गायकों का नेतृत्व किया था। कितनी खूबसूरती से। जाने भी दो। हाँ हाँ, खूबसूरती से।
खूबसूरती से। तुमने मेरा गाना सुना था? 3 बार। क्या? हाँ। 3 शोज में? क्यों? इस प्रोग्राम पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम हर वक्त अपने दोस्तों में इतने घिरे रहते थे। तुम्हें चाहिए था मुझे जरा सा बता देती और मैंने सोचा तुम सोचोगे कि मैं क्या? मैं क्या सोचूंगा? लो, पेन मिलेगा? अपनी तस्वीर पे कर दूं? ये लो। ना होने से तो देर से होना बेहतर है। मैं कितनी हैरानी की बात है ना। लौरा, इस वक्त मेरे दस्तखतों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है शायद किसी दिन इनकी कीमत बढ़ जाएगी। निराशा मिलना एक अलग बात है और निरुत्साहित होना दूसरी बात है। मुझे भी निराशा मिली है, बहुत बार मिली है, लेकिन मेरा उत्साह कभी खत्म नहीं हुआ। मैंने कभी हार नहीं मानी। इस वक्त मैं कुल 23 बरस का हूं। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मैं जून में 24 की हो जाऊंगी। ये कोई बुढ़ापे की उम्र नहीं है लौरा। हाँ, लेकिन तुमने हाई स्कूल पास कर लिया? मैं स्कूल में लौटकर कभी गई ही नहीं। 1 मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी? फाइनल में मेरे बहुत कम नंबर आए थे। एमिली मेजनबाग का क्या हाल है? वो खर दिमाग लड़की। उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? वो थी ही ऐसी। मतलब अब तुम्हारी उससे दोस्ती नहीं? नहीं, मैं अब उससे कभी नहीं मिलता। पत्रिका के व्यक्तिगत कॉलम में तो लिखा था कि तुम दोनों की सगाई हो चुकी है। जानता हूँ, लेकिन इस प्रोपेगेंडे का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तो ये बात सच नहीं थी? नहीं लौरा, ये बस एमिली की आशावादिता थी। हाई स्कूल के बाद से तुम क्या करती रही? मैंने पूछा हाई स्कूल के बाद से तुम क्या करती रही? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? 6 सालों में कुछ ना कुछ तो किया होगा। आखिर 6 साल एक लंबा अरसा होता है। हाँ। तो फिर बताओ, मिसाल के लिए। बिजनेस कॉलेज के बिजनेस कोर्स में मैंने अपना नाम लिखवाया था। गुड। तो वहां जिंदगी कैसी कटी? अच्छी, बहुत अच्छी नहीं। मुझे बदहजमी की शिकायत हो गई थी। तुम आजकल क्या करती हो? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। मेहरबानी करके अब ये मत सोचना कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हूँ। कांच के खिलौनों में काफी वक्त निकल जाता है। जानते हो, कांच एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है। 1 मिनट, क्या कहा? कांच की क्या चीज? मैंने कहा मेरे पास कांच के खिलौनों का संग्रह है। ओह, जानती हो लौरा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हीन भावना। पता है ये हीन भावना क्या होती है? जब कोई इंसान अपने आप को शूद्र समझने लगता है, अपने आप को नकारा समझने लगता है, तो उसमें हीन भावना पैदा होती है। मैं इसे अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मुझ में भी कभी हीन भावना हुआ करती थी, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी मुझे तुम्हारी लग रही है। हाँ, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम्हें किसी इंसान की हैसियत से अपने में विश्वास ही नहीं, सही मात्रा में अपने आप में आस्था ही नहीं। तुम्हारी कई टिप्पणियों के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मैंने कुछ और बातों पर भी गौर किया है। मिसाल के लिए, तुम्हारा ख्याल था कि हाई स्कूल में तुम्हारी टांग की वजह से जो आवाज आती थी वो तुम्हें इतनी भयंकर लगती थी कि तुम्हें क्लास में दाखिल होने से भी डर लगता था। और तुमने क्या किया? तुमने स्कूल जाना छोड़ दी। उस मामूली सी आवाज के लिए तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और जहां तक मेरा ख्याल है, उस आवाज का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लौरा, तुम्हारे शरीर में एक मामूली सा नुक्स है जिस पर लोगों का ध्यान तक नहीं जाता, और तुमने अपनी कल्पना द्वारा उसे 1000 गुना ज्यादा बढ़ा लिया। मेरी तुम्हारे लिए एक जोरदार सलाह है, किसी ना किसी दृष्टि से अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझो। किस लिहाज से समझूं? क्यों लौरा, जरा अपने आसपास देखो, क्या नजर आता है? दुनिया में सभी लोग साधारण हैं, सबके सब पैदा हुए हैं और सबको मरना है। ऐसे में किसके पास तुम्हारी खूबियों का 10वां हिस्सा भी होगा, या फिर मेरी खूबियों का, या किसी की भी खूबियों का? लौरा, किसी भी इंसान में कोई भी नुक्स हो सकता है, लेकिन खूबियां सब में होती हैं, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा। बस तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खूबी है। मिसाल के लिए मुझे ही ले लो।
मुझे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दिलचस्पी है। मैं नाइट स्कूल में रेडियो इंजीनियरिंग का कोर्स भी ले रहा हूं। माल गोदाम में जिम्मेदारी के काम के अलावा मैं भाषण कला का कोर्स भी ले रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह नहीं लग रहा होगा कि मुझे अपने ऊपर घमंड है। अरे नहीं नहीं। तो फिर बताओ लौरा, अपनी बात बताओ, क्या कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें बाकी सब चीजों से ज्यादा तुम्हें दिलचस्पी हो? हाँ है, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया, मेरे पास कांच के खिलौनों का संग्रह है। ना जाने तुम किस कांच के पीछे पड़ी हो। कैसा कांच है वो? कांच की छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादातर सजावट की चीजें। छोटे छोटे जानवर, दुनिया के सबसे छोटे जानवर। जानते हो, माँ उन्हें कांच का चिड़ियाघर कहती है। अगर कोई नमूना देखना चाहो तो ये एक नमूना देखो। ये मेरा सबसे प्रिय खिलौना है। जानते हो, ये लो, ध्यान से। अगर तुमने जोर की सांस भी ली तो ये टूट जाएगा। तो फिर तुम रहने दो, क्योंकि इस मामले में मैं फूहड़ हूँ। पकड़ो इसे। अरे रहने दो, मैं जानती हूँ तुम इसे नहीं तोड़ोगे। देखो तुम इसे कितनी अच्छी तरह से पकड़े हुए हो। आओ, इन्हें रोशनी के नजदीक लाओ। इन्हें रोशनी से प्यार है। देखो रोशनी कैसे इसके आर पार चमकती है। हाँ, ये तो सचमुच चमकता है। मुझे पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरा सबसे प्रिय खिलौना है। ये है क्या? तुमने गौर नहीं किया? इसके सर पर एक ही सींग है। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। आज के जमाने में इनकी नस्ल तो खत्म हो चुकी है ना? मुझे भी मालूम है। बेचारा यूनिकॉर्न, इसे जरूर अकेलापन महसूस होता होगा। अगर होता भी होता तो ये एक दूसरे से उसकी शिकायत नहीं करते। ये अलमारी के तख्ते पर दूसरे घोड़ों के साथ खड़ा रहता है, जिनके सर पर सींग नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने इनमें कभी बहस होती नहीं देखी। बहस नहीं होती? ये तो बड़ा अच्छा लक्षण है। अच्छा, से कहाँ रखूं? अरे यहाँ, यहाँ मेज पर। कभी कभी ओ, मुझे बेहद अफसोस हुआ। तुम्हारा कीमती खिलौना मुझसे गिर गया और इसका सींग निकल गया। अरे कोई बात नहीं, मैं समझूंगी कि इसका ऑपरेशन हुआ है, जिससे इसका एक सींग निकाल दिया गया है। हाँ? अब इसकी दूसरे घोड़ों के साथ खूब पटेगी, जिनके सर पे सींग नहीं है। कैसी दिलचस्प बात है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम पुरमजाक हो। जानती हो लौरा, तुम अलग किस्म की लड़की हो। मैं जितने भी लोगों से परिचित हूं, उन सब से अलग। बुरा तो नहीं मान रही? मेरा मतलब है औरों से ज्यादा अच्छी। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे, समझ में नहीं आता कैसे कहूं। आमतौर पर मैं अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त कर लेता हूं, लेकिन ये कुछ ऐसी बात है कि लौरा, क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया कि तुम सुंदर हो? तुम बहुत सुंदर हो। बाकी सब लड़कियों से अलग हो तुम, इसीलिए ज्यादा सुंदर हो। काश लौरा, तुम मेरी बहन होती और मैं तुम्हें सिखाता कि आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है। जिन लोगों के शरीर में जरा सा नुक्स होता है, वो बाकी सब लोगों से अलग होते हैं। लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि बाकी लोगों में भी तो आश्चर्यजनक गुण नहीं होते। हाँ लौरा, अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं भी वही करता जो टॉम ने किया। मैं घर पर लड़कों को बुलाता, अपनी बहन से उनका परिचय करवाता। अच्छे लड़के, उस किस्म के जो मेरी बहन को पसंद कर सकते। लेकिन टॉम ने मुझे समझने में गलती कर दी। मुझे ये कहने का अधिकार तो नहीं, क्या पता टॉम ने मुझे इस इरादे से ना बुलाया हो, और अगर बुलाया भी हो तो भी इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन लौरा, इस वक्त मेरे साथ एक दिक्कत है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस फर्ज को निभा सकूं। मैं तुम्हारा टेलीफोन नंबर नहीं मांग सकता, और ना ही ये कह सकता हूं कि अगले हफ्ते तुम्हें टेलीफोन करूं। मैं अपने साथ शाम बिताने का तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि सारी स्थिति साफ कर दूं, तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो, और बेशक तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या तुम अब कभी नहीं आओगे? नहीं लौरा, अब मैं नहीं आ सकता। मुझ पर बंधन है। एक लड़की से मेरी दोस्ती है। बैटी नाम की उस लड़की के साथ मैं अक्सर बाहर घूमने जाया करता हूँ। वो भी तुम्हारी तरह घरेलू लड़की है, कैथोलिक है, आयरिश है, और बड़े मायनों में हमारी खूब पड़ती है। प्यार ने मुझे एक नया आदमी बना दिया है लौरा। प्यार में जबरदस्त शक्ति होती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो दुनिया बदल सकती है। लौरा, मैं चाहता हूं कि तुम भी कुछ कहो।
ये तुम मुझे देना चाहती हो, अपना कीमती खिलौना। किस लिए? एक स्मृति चिन्ह। वेल, बारिश के बाद हवा कितनी प्यारी हो गई है ना। मैं तुम दोनों के लिए थोड़ा सा लेमोनेड बना कर लाई हूँ, लीजिए। शुक्रिया। लौरा, तुम तो कुछ गंभीर दिखाई दे रही हो। हम लोगों में गंभीर बातचीत चल रही है। ओह, फिर तो आप लोगों का परिचय और भी अधिक गहरा हो गया है। हाँ। वैसे तुम लोगों ना आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा संजीदा हो। हमारे जमाने में तो लोग इतने ज्यादा संजीदा नहीं हुआ करते थे। मैं तो बेहद खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी। आप आज भी नहीं बदली मिसेस विंकफील्ड। आज तो मैं फिर से जवान हो गई हूँ और कॉर्नर इस खुशी के मौके की वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा यहाँ आया कीजिए, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर। देख रही हूँ कितने दिलचस्प दिन आने वाले हैं। जरा हवा में सांस लेकर तो देखो, कितनी ताजगी है और चांद भी कितना प्यारा है। मैं जा रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जब नौजवान लड़के लड़कियां आपस में गंभीर बातचीत कर रहे हो तो मुझ जैसी बुढ़िया को क्या करना चाहिए। मिसेस विंकफील्ड मत जाइए। दरअसल बात यह है कि मैं जा रहा हूँ। जा रहे हैं? जी। अभी? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर कॉर्नर? अरे अभी तो शाम शुरू हुई है। आप जानती हैं मुझे जाना ही होगा। अच्छा, आपका मतलब है शायद कि आप एक कर्मचारी हैं तो इसीलिए आपको वक्त के पाबंद रहना पड़ता है। ठीक है, आज तो हम आपको जाने देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगली बार आप देर रात तक ठहरेंगे। वैसे किस रात आपको फुर्सत रहती है? अब मेरे ख्याल से शनिवार की रात आप काम करने वालों के लिए ठीक मिसेस है। विंकफील्ड, मुझे बस 2 घड़ियों का पाबंद रहना पड़ता है, एक रात का और दूसरे सुबह। ओह माय गॉश, आप सच में महत्वाकांक्षी नौजवान हैं। आप रात को भी काम करते हैं मिस्टर कॉर्नर? काम नहीं, बेटी जो है। बेटी? ये बेटी कौन है? ओह, बताना भूल गया। बेटी एक लड़की है जिससे मेरी दोस्ती है। तो ये गंभीर रोमांस है मिस्टर कॉर्नर? जी, जून के दूसरे इतवार को हमारी शादी। बहुत अच्छा, लेकिन टॉम ने तो कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। माल गोदाम में किसी को नहीं मालूम। आप जानती हैं, माल गोदाम में उस किस्म के लड़के हैं जो अगर पता चल जाता मुझे अलग अलग नामों से चिढ़ाते, रोमियो वगैरह। खैर मिसेस विंकफील्ड, आज की शाम बड़ी शानदार रही। मुझे लगता है कि दक्षिणी प्रांतों के अतिथि सत्कारों का यही अर्थ है। नहीं, हमने आपका कोई सत्कार नहीं किया। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप ये नहीं समझेंगे कि मैं जल्दी से भागा जा रहा हूँ, लेकिन मैंने बेटी से वादा किया था कि मैं उसे वेबास डिपो पर मिलूंगा। जब मेरी गाड़ी वहां पहुंचेगी तो उसकी ट्रेन पहुंच चुकी होगी। आप तो जानती हैं, कुछ औरतों को अगर इंतजार करना पड़े वो खासी परेशान हो जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ औरतों के जुल्म। ठीक है मिस्टर ओकॉर्नर, मैं आपकी खुशी, कामयाबी और खुशकिस्मती के लिए दुआ करूंगी। तीनों चीजों के लिए। लौरा की भी यही दुआ है ना लौरा? हाँ माँ। लौरा, मैं तुम्हारी इस निशानी को संभाल के रखूंगा, और मैंने जो तुम्हें नेक सलाह दी है उसे कभी भूलना मत, ठीक है? तो ठीक है शेक्सपियर, मैं चलता हूँ। आप दोनों महिलाओं का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुड नाइट। ना जाने क्यों हर बार बात बिगड़ जाती है। खैर, हमारे नौजवान मेहमान की सगाई हो चुकी थी। टॉम, हाँ मॉम। जरा 1 मिनट के लिए बाहर आओ। मुझे तुम्हें बड़ी मजेदार बात बतानी है। क्या नौजवान मेहमान जा चुका है? हाँ, नौजवान मेहमान बड़ी जल्दी चला गया। तुमने हमसे कितना शानदार मजाक किया है ना? क्या मतलब? तुमने कभी हमसे जिक्र तक नहीं किया
कि उसकी सगाई हो चुकी है। जिम, उसकी सगाई हो चुकी है? उसने तो हमें यही बताया है। हद हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो बड़ी अजब बात है। अब इसमें अजब क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि माल गोदाम में वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है? दोस्त तो है, लेकिन मुझे क्या मालूम था? तुम्हारे करीबी दोस्त की शादी होने वाली है और तुम्हें पता ही नहीं है। मैं माल गोदाम में काम करने जाता हूँ, लोगों की जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल करने नहीं जाता। क्या तुम्हें कभी भी कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता? तुम हमेशा सपना में रहते हो, भ्रम पैदा किया करते हो। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? सिनेमा देखने। वाह, खूब रही। हमें बेवकूफ बनवाकर अब खुद सिनेमा देखने जा रहे हो। इतना खर्च, इतनी तैयारियां, नया कालीन, लैंप, लौरा की पोशाक, सब किसके लिए? किसी दूसरी लड़की की मंगेतर की खातिरदारी के लिए? जाओ, सिनेमा जाओ। हमारे बारे में कुछ मत सोचना। अपनी परित्यक्ता मां के बारे में, अपनी कुंवारी बहन के बारे में, जो अपाहिज और बेकार है। देखना, तुम्हारे सुख स्वार्थ में कोई बाधा ना आने पाए। जाओ, सिनेमा जाओ। माँ, तुम जितना जोर से चिल्लाकर मुझे स्वार्थी कहोगी, मैं उतना तेजी से यहां से चला जाऊंगा, लेकिन सिनेमा नहीं जाऊंगा। तो जाओ, चाल पर जाओ, स्वार्थी सपने देखने वाले। चांद पर नहीं बल्कि उससे भी आगे निकल गया। दो जगहों के बीच समय ही सबसे लंबा फासला है। इस घटना के कुछ दिन बाद जूते के डिब्बे पर कविता लिखने के कसूर में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं सेंट लुइस छोड़कर चला गया। आखिरी बार इस जीने से उतरकर मैं अपने पिता के चरण चिन्हों पर चलने लगा। मैंने बहुत सफर किया। पतझड़ की सूखी पत्ती की तरह शहर मेरे इर्द गिर्द झड़ते जाते थे, जिनका रंग कभी शौक और चटकीला था, लेकिन अब जो टहनी से टूट कर नीचे गिर पड़ी। मैं रुक भी सकता था, लेकिन कोई चीज मेरा पीछा कर रही थी। वो अचानक अनचेते में आकर मुझे पकड़ लेती थी। शायद किसी पारदर्शी कांच का टुकड़ा था, शायद किसी परिचित संगीत की धुन थी, शायद साथी मिलने से पहले मैं रात के वक्त किसी अनजान सड़क पर घूम रहा हूं। एक दुकान के पास से गुजरता हूं जहां इत्र बिकते हैं। शोकेस में बत्तियां जल रही हैं। वहां नन्ही पारदर्शी कांच की रंग बिरंगी बोतलें रखी। इंद्रधनुष के टूटे हुए टुकड़े की तरह मेरी बहन आकर मेरा कंधा पकड़ लेती है। मैं मुड़कर उसे देखता हूं। लौरा, मैंने तुम्हें पीछे छोड़कर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने इरादे के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाता हूं। मैं किसी शराब खाने या सिनेमा घर में चला जाता हूं, शराब खरीदता हूं, अपने पास बैठे अजनबी से बातें करता हूं। तुम्हारी मोमबत्तियां जिस भी तरीके से बुझें, बुझाओ लौरा। तुम्हारी मोमबत्तियां जिस भी तरीके से बुझें, बुझाओ लौरा। तुम्हारी मोमबत्तियां जिस भी तरीके से बुझें, बुझाओ लौरा। नाटक पतझड़ का मंचन अभी आपने देखा, और मैं निर्देशक से कहूँगा कि अपने
सभी कलाकारों का परिचय जो है आपने आए हुए मेहमानों के साथ करवाएं। भूल जाऊंगा तो मुझे बता दें। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं करैक्टर से आपका रूबरू करवा देता हूँ। ऑन स्टेज जो थे जिम की भूमिका में थे विवेक संगोत्रा, लौरा की भूमिका में थी कंचन राजपूत, और इसका पहला प्ले डेब्यू कर रही है। टॉम के किरदार में था मैं मोहित मेहरा, थैंक यू। अमेंडा के किरदार में थे गुरमीत जम्वाल। इस नाटक का निर्देशन किया था मैंने और मैम ने मिलके, और बैक स्टेज की जो हमारी टीम है, लाइट पे थे महीर सुदन जिसके साथ हमने पूरा डिज़ाइन बनाया, और पंकज सर थैंक यू सो मच। सेट में थी ज्येष्ठा जम्वाल, ज्येष्ठा आ जाना ऊपर। म्यूज़िक में थे विजय सर जिन्होंने एग्जीक्यूशन में हमारी मदद की, थैंक यू सो मच सर। विजय गोस्वामी सर, थैंक यू लोकेश सर, उन्होंने भी बहुत हमारी हेल्प की। सेट एग्जीक्यूशन में थे संजीत मेहरा, रिकी मल्होत्रा। मेकअप में थे साहिल कुरैशी, जिनका हम लोग स्पेशल थैंक्स करते हैं क्योंकि वो इस प्ले के लिए स्पेशली चंडीगढ़ से आए हैं। तो और एक छोटी सी बच्ची जिसकी अभी शुरुआत है मेकअप में, उसको भी अभी सोनिया, वो भी मेकअप असिस्ट कर रही थी इनके साथ। और सबसे ज़्यादा जो थैंकफुल लोग हमारे पंकज हांडू जिसने ये पोस्टर डिज़ाइन किया, विजय कपूर सर जो थ्रू आउट पूरा दिन हमारे साथ है, एक एक चीज़ में उनका बड़ा योगदान था, और अजय शर्मा, रविंदर मनहास, अभिषेक, अंकित, अमन, शाजी और उसकी टीम जिन्होंने पूरी हमारी हेल्प की सुबह से, थैंक यू सो मच। यार किसी को मिस तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को मिस तो नहीं कर रहा हूँ। अजय गुप्ता, हाँ लिया ना मैंने नाम, लिया नाम, बस थैंक यू सो मच। सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ। एकेडमी का पूरा स्टाफ, उन्होंने एक एक चीज़ की हमारी हेल्प की है, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया, पंकज सर, उसके लिए भी थैंक्स। पंकज सर ने एग्जीक्यूशन की, माहिर सुदन लाइट।